हेलो बच्चों, आज आपके लिए हिंदी व्याकरण की संपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज हिंदी व्याकरण में जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे जी आपके वार्षिक परीक्षा के लिए होंगे और यहाँ से आप लोग पढ़ के जाइए। आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की टेंशन खत्म। आप एक वीडियो देखिए 2 या 3 बार, आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में ग्रामर के संबंध में मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अब आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 2 बार वीडियो देखिए और आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की जो टेंशन है वो बिल्कुल हम आपको इसी वीडियो में पूर्णतः खत्म कर देंगे। तो वीडियो ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमसे जुड़े रहें। अपने वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ग्रामर की टेंशन दूर करने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही मजबूत करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पहले हम इस जो अध्याय है पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे आपके ग्रामर के। तो आपको जुड़े रहना है और जो लेटेस्ट हम आपके क्वेश्चन लेके आए हैं ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। इनमें आपको जो जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके क्लास 10th और 9th दोनों की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे 9th हो या आपका 10th हो, दोनों क्लास के लिए जे क्लास जो है वो बिल्कुल रामबाण साबित होगी। आप एक बार वीडियो देख लीजिए और अपने वार्षिक पेपर में जाइए, आपको बिल्कुल संपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे और जो ग्रामर के क्वेश्चन होंगे यहीं से मिलेंगे। आपको बाहर से कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो आप जानते हैं दो वर्ण जो होते हैं, दो वर्णों के जो मेल को हम कहते हैं वो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहेंगे दो वर्णों के मेल को। समास नहीं कहते हैं, प्रत्यय नहीं कहते हैं, उपसर्ग नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हम दो वर्णों के मेल को जो है वो संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधि होती है। यहाँ पे हमारी जो हिंदी ग्रामर है यहाँ पे 2 प्रकार की संधि होती है, स्वर और व्यंजन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो हम दो वर्णों के जो मेल को कहते हैं वो संधि कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? तो दो स्वरों के जो मेल से परिवर्तन आता है वह यहाँ पे आपको दिया गया है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो हम कहेंगे कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आ रहा है, किसके मेल से परिवर्तन आ रहा है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आ रहा है। जैसे हम आपसे कहें कि यदि हम छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाएं तो क्या बनता है? आपका बड़ा आ बनता है। किस संधि के तहत? दीर्घ स्वर संधि के तहत। किस संधि के तहत? दीर्घ स्वर संधि के तहत। दीर्घ स्वर संधि के तहत एक से वर्ण जो हैं वो आपसे मिलें तो वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इससे हमने उदाहरण से आपको समझा दिया है कि यदि दो स्वरों के मेल से जो बनता है वो स्वर संधि ही बनती है। तो दो स्वरों के मेल से यदि बने तो वो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। आइए अगले, संधि के भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो संधि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी, स्वर व्यंजन और विसर्ग। आइए अगला क्वेश्चन है, दशानन में समास है। तो आपको बताना है समास कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है समास की आप जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो हम कहें अब कत दद्दा से। क्या है? अब अब कत दद्दा से। तो अब कत दद्दा से आ से हो गया अब्रीभाव, बा से बहुब्रीय, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व और दा से दिगु। तो जो आपको जो याद करने की ट्रिक है, अब कत दद्दा से आपको इससे पूरे जो समास हैं आपके याद हो जाएंगे। तो समास क्या हो गए? अब कत दद्दा। तो कितने? 1 2 3 4 5 6। तो समास आपके कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। आप याद रख लें। तो यहाँ पे पूछा गया दशानन।
दशानन आपका कैसा समास है? तो हमें बताना है कि 10 हैं आनंद जिसके मतलब कौन सा है? दशानन। तो 10 हैं आनंद जिसकी वह क्या है? दशानन मतलब बहुप्रिय समास होगा। कौन सा होगा? बहुप्रिय समास होगा। यहाँ पे कहा गया है आपको द्वंद्व। द्वंद्व समास कौन होता? जैसे हम कहें माता पिता, माता और डैश पिता, तो माता पिता किसमें आएंगे? द्वंद्व समास में। जैसे हम आपसे कहें भाई बहन, भाई बहन, तो भाई बहन भी किसमें आएंगे? द्वंद्व में। हम जैसे आपसे कहें हानि लाभ, हानि लाभ, तो ये सब किसके उदाहरण हम बता रहे हैं? आपको बता रहे हैं द्वंद्व समास के। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि दशानन 10 हैं आनंद जिसके, वो क्या है? बहुप्रिय समास कहलाता है। तो दशानन आपका जो है वो बहुप्रिय समास कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है दो शब्दों का अपने अभिव्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो दो शब्दों का अपने अभिव्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाएगा? तो वो आपका समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। दो शब्दों का अपने अभिव्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाएगा? आपका समास कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले शब्द को क्या कहते हैं? जो समास बनते हैं दो प्रकार के मूल शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो पूछा गया उनमें से पहले शब्द को क्या कहेंगे? तो उनमें से जो पहला शब्द होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद। पहले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो लास्ट का पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो पहले पद को क्या कहेंगे? यहां से पूछा गया है आपसे कि पहले पद को क्या कहेंगे? क्या पूछा गया है? पहले पद को क्या कहेंगे? तो पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को जो है वो हम उत्तर पद कहते हैं। तो ये बात हो रही है यहाँ पे समास की। तो याद रखना कि समास में जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य के भेद होते हैं। किसके भेद बता रहे हैं? यहाँ पे हमें वाच्य के भेद बताना है। तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैतवाच्य, कैमवाच्य और तीसरा आप खुद बताएं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य जो है वो होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो याद रखना है जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अब चलते हैं वाक्य में भाव वाच्य है। तो हमें बताना है कि अब चलते हैं वाक्य का जो भाव वाच्य है वो कौन सा है इनमें से? पहला है अब चला जाए। पहला क्या है? अब चला जाए। दूसरा क्या है? आप क्या करेंगे। तीसरा क्या है? क्या आप जाएंगे। चौथा क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां पे आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया है? अब चलते हैं वाक्य में भाववाच्य क्या है? भाव। यहाँ पे हमसे पूछा गया है भाव बताना है, भाववाच्य बताना है। तो यहाँ पे आपसे जो पहला ऑप्शन है वो है अब चला जाए। ये क्या है? भाव है। ये कैसा है? एक भाव है। क्या आप जाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है। मैं नहीं जाऊंगा, नेगेटिव पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि भाववाच्य, तो भाववाच्य क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए होगा, अब चला जाए। अब चलते हैं का जो भाववाच्य होगा वो होगा अब चला जाए। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है वो है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ट्रिक देखते जाए हमारी, क्रिया की विशेषता होता है क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, एक बार ध्यान से सुनना है और आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है इनकी सभी क्वेश्चनों की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें हम। आइए अगला क्वेश्चन है, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। आपको देखना है कि सुनार गहने बनाता है तो इसमें आपका कौन सा वाच्य है? तो इसमें हम जो कहेंगे वो कौन सा वाच्य रहेगा? तो यहाँ पे कर्म वाच्य पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, भाव भी नहीं है। तीसरा है कृतवाच्य, क्योंकि कहा गया है सुनार गहने बनाता है। सुनार जो गहने बनाता है वो किसमें आएगा? कैतवाच्य में आएगा। तो वाच्य 3 प्रकार के आपको यहीं पे मिल गए, कर्मवाच्य, कैतवाच्य और भाववाच्य। तो आपका जो तीसरा हमने छोड़ दिया था वो था
भाववाच्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ के कुछ करने की बात कही जा रही है कि सुनार गहने बनाता है, तो बनाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो वाच्य होगा वो कृतवाच्य होगा। आइए अगला है, लड़कियां नाच रही होंगी। क्या है? लड़कियां नाच रही होंगी। तो लड़कियां क्या कर रही हैं? नाच रही होंगी। मतलब यहाँ पे उनका क्रम बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? क्रम बताया जा रहा है। तो ये क्रम वाच्य होगा, क्योंकि लड़कियां कुछ काम कर रही हैं, कर्म कर रही हैं कुछ, तो नाच रही हैं। तो ये क्या है? लड़कियां नाच रही हैं। ये कौन सा होगा? कर्म वाच्य यहाँ पे होगा, क्योंकि लड़कियां जो कर रही हैं, कुछ काम कर रही हैं तो नाच रही हैं। लेकिन लड़कियों का यदि ऐसा कहा जाए, मतलब लड़कियों का क्या नाचना ही काम है? बिल्कुल नहीं, वो तो ये कुछ कर रही है ना, इसलिए इसको कर्म वाच्य में हम डाल लेंगे। तो ये क्या कौन सा होगा? कर्म वाच्य आपका होगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है कि किसी कार्य को कहने या होने का बोध करे, वहां कौन सा शब्द होता है? तो कहना होना पाया जाए, क्रिया उसे बताते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जहां पे करना होना पाया जाए। क्या है? करना या होना पाया जाए, उसको हम क्या बताते हैं? क्रिया बताते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी कार्य को कहने या होने का बोध हो तो उसको हम क्या बताएंगे? क्रिया बताएंगे। तो करना होना पाया जाए, क्रिया उसे बताते हैं। तो इसकी ट्रिक से आपको याद रखना है कि करना और होना जहां पे पाया जाए वहां पे क्या होगा? आपका क्रिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्रिया हो जाएगा। आइए अगला है, आग बबूला होना का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि आग बबूला होना मतलब आप क्रोधित हो जाएंगे। आग बबूले हो गए, कैसे हो गए? क्रोधित हो गए। मुद्राएं बनाना बिल्कुल नहीं है। तेवर बदलाना जो बिल्कुल नहीं है। रंग बिल्कुल नहीं है। क्या होगा आपका? कि क्रोध करना। आग बबूला, आप आग बबूला हो जाते हैं, कोई कुछ कह दे आपसे तो क्या हो जाएंगे? आप आग बबूला हो जाएंगे। आपसे कोई कह दे कि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप आग बबूला हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोध आ जाएगा आपको। क्रोधित होना मतलब आग बबूला होना। आइए अगला, निम्न में से लोकोक्ति है, तो आपको इनमें से ढूंढना है कि लोकोक्ति कौन सी है। कलेजा पीसना, पर कलेजा पसीजना, ये तो आपका मुहावरा है भाई। अगला, पेट पूजा कहना, मुहावरा है भाई। और खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये क्या है आपका? ये आपकी लोकोक्ति है। और पहाड़ टूटना आपका मुहावरा है। तो भैया यहाँ पे हमसे पूछी गई थी निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब हम समझ रहे थे कि पहाड़ खोदेंगे तो उसमें धन निकलेगा, लेकिन निकली क्या? चुहिया। मतलब हमने जो सोचा था उसके विपरीत यहाँ पे हो गया है। हम कुछ बड़ा सोच रहे थे लेकिन निकला छोटा। तो क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जैसे हम आपसे सोचें कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो हिंदी में, लेकिन हमने आपसे पूछा कि बताइए नीचे वाला इनमें से कौन सा मुहावरा है, तो आपने बता दिया कि इनमें से मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। तो हम कहेंगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम समझ रहे थे कि आपको तो आते हैं मुहावरे, लेकिन आपने बता दिया ऊंट के मुंह में जीरा। आपने तो लोकोक्ति बता दी भाई। तो हम कहेंगे आपने क्या किया? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये क्या है? लोकोक्ति है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से कौन सा मुहावरा है? तो आपको इनमें से बताना है कि मुहावरा कौन सा है। तो पहला है आपका ऊंट के मुंह में जीरा। तो भैया ये तो आपकी लोकोक्ति पाई गई है। अगला, थोथा चना बाजे घना, ये भी आपकी लोकोक्ति है। अगला, अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी आपकी लोकोक्ति है। लेकिन हमें घी के दिए जलाना, ये क्या है आपका? एक मुहावरा है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा घी के दिए जलाना। तो आप समझ गए हैं कि मुहावरा आपका द नंबर का होगा। तो इसका आंसर आपका द नंबर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? भैया पूछा गया है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होगी। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। कितनी? अविधा भी होगी, लक्षणा भी होगी और
व्यंजना भी होगी। तो शब्द शक्ति के जो प्रकार हो गए अभिधा लक्षणा व्यंजना। लेकिन जो रस है, रस तो आप जानते ही हैं कि काव्य है। रस क्या है? काव्य है। रसात्मक वाक्यम काव्यमस्ति, जिसमें रस है वो काव्य है। और रस किसे कहेंगे? जिसको हमें पढ़ने में, सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम रस कहते हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो शब्द शक्ति है वो कौन कौन है? शब्द शक्ति तो है, अभिधा भी है, लक्षणा भी है और व्यंजना भी है। लेकिन हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि शब्द शक्ति का भेद नहीं है। हमसे नेगेटिव पूछा गया, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द रस। आपको समझ में आ रहे हैं? आइए अगला देखेंगे। काव्य के भेद होते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहते हैं भाई कि काव्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप ये बताएं। तो काव्य भैया 2 प्रकार के, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। कौन कौन? एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं और दृश्य काव्य भी होते हैं। तो आप बताएं श्रव्य काव्य दृश्य काव्य कौन कौन कितने प्रकार के होंगे। हम आपको यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। हमने पढ़ लिया है कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आइए अगली है हमारी, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो हम सब जानते हैं कि जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है वो हमारा है रामचरितमानस। तो कौन सा है? रामचरितमानस जो है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। आपको यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे रामचरितमानस, साकेत, आप लिखेंगे कामायनी, आप लिखेंगे पद्मावत। ये चारों महाकाव्यों की आपके उदाहरण हैं। तो आपके इनमें 2 क्वेश्चन निपट रहे हैं। एक तो पूछा जाए कि लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस हो गया। और दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और कामायनी। अगला, यह गुण काव्य सभी रसों में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा काव्य रस है जो यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो सभी रसों में पाया जाएगा। क्या ओज गुण है, या प्रसाद गुण है, या माधुर्य गुण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आइए हम बताएंगे कि ओज गुण किस में पाया जाएगा, माधुर्य गुण किस में पाया जाएगा। आपने यदि हिंदी ग्रामर की एक और जो काव्य वाली वीडियो है, काव्य का स्वरूप वीडियो नहीं देखी है, तो आप वो वीडियो देखें, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन हम यहाँ पे भी आपको इसका आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर है प्रसाद गुण। जो प्रसाद गुण होता है, गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। लेकिन यहाँ पे हमारे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा प्रसाद गुण। कौन सा होगा? प्रसाद गुण जो है वो क्या है? वो है हमारे सभी रसों में पाया जाता है। ऐसा गुण है जो सभी रसों में पाया जाएगा, वो क्या है? वो है हमारा प्रसाद गुण। आइए अगला है, सन 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमाणिक रूप से लिखा। तो 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमाणिक रूप से इनमें से किसने लिखा है? सन 1929 की बात हो रही है। तो हम कहेंगे रामचंद्र शुक्ल जो थे वो इन्होंने हिंदी साहित्य को प्रमाणिक रूप से लिखा है। इसलिए रामचरित्र जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने ही हिंदी साहित्य के विभिन्न भागों में बांटा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को विभिन्न भागों में बांटा है और इन्हीं के जो भाग हैं वो माने जाते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध इन्हीं के कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रमाणिक रूप से हिंदी को 1929 के बाद लिखा है। तो 1929 के बाद हिंदी साहित्य को प्रमाणिक रूप से किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। आइए अगला है, आगे है गद्य की विधा नहीं है। तो गद्य की विधाएं कौन कौन सी नहीं है? तो आपका इसका आंसर पता ही होगा कि नाटक, एकांकी, कहानी, ये तीनों क्या हैं? गद्य की विधाएं हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गद्य की विधाएं क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे नाटक,
कहानी एकांकी। लेकिन हमसे पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन किया गया है कि नहीं है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव माने महाकाव्य। तो गद्य की विधाएं कौन नहीं है, तो महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है। महाकाव्य क्या है, महाकाव्य काव्य है, ठीक है। तो ये गद्य की विधा नहीं है, यह एक काव्य ही है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा महाकाव्य। आइए आगे देखते हैं हम। आगे है रीति काल के कवि थे। तो इनमें से रीति काल में वीर रस के कवि थे। तो आपको बताना है कि इनमें से जो रीति काल के कवि कौन थे। नीचे आपको और ऑप्शन एक बता दिया गया है कि रीति काल में वीर रस के कवि कौन थे। तो इनमें से आपको बताना है कि रीति काल में जो वीर रस के कवि थे वो इनमें से आपके कौन से थे। तो भैया रीति काल में जो वीर रस के कवि आपके होंगे वो होंगे आपके भूषण। कौन से हो गए कवि, जो भूषण थे वे किस काल के थे, वो रीति काल के थे। और किसके थे, वीर रस के कवि कहलाते थे। तो रीति काल के जो वीर रस के कवि हैं वो भूषण कहलाएंगे। यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला हम छोड़ चुके हैं, तो आइए इसको भी हम हल कर लेंगे। कहा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भैया किसने कहा था ये आपका वाक्य, ये वाक्य जो है वो किसने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये आपसे किसने कहा था, आपको बताना है। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो जो निबंध है वो गद्य की कसौटी होगा। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम कितने अच्छे तरीके से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आपको भी बिल्कुल याद होते जा रहे होंगे। बस ध्यान से एक बार देखते रहें और अपना टाइम बिल्कुल खराब ना करें, और बिल्कुल ध्यान से वीडियो स्लो तरीका से चला के बिल्कुल आप याद करते रहें। तो जो रीति काल के इनमें से कवि थे वो हम बता चुके हैं, और वीर रस के थे भूषण थे। आइए अगला हम देखते हैं कि रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो भैया रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। कि रीति काल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो रीति काल को काव्य की दृष्टि से जो था वो 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 3। आइए अगला हमारा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक काल का प्रारंभ है ये कब से हुआ है। तो यहाँ पे संवत की बात हो रही है, तो हम कहेंगे आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 संवत से हुआ था। कब किसका पूछा गया है, आधुनिक काल का प्रारंभ पूछा गया है भाई, वो किसमें है, संवत में है। तो 1900 संवत से जो है वो आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। कब से, 1900 संवत से। कितने संवत से, 1900 संवत से माना जाता है। आइए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है, या प्रयोगवाद के कवि कौन है। तो प्रयोगवाद का जनक किस कवि को कहा जाता है, आपको बताना है। तो हम कहेंगे जो प्रयोगवाद के जनक हैं वही हमारे अज्ञे हैं। क्या है, जो प्रयोगवाद के जनक हैं वही हमारे अज्ञे हैं। तो अज्ञे को जो है वो प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। किसको, अज्ञे को। तो वो जो प्रयोगवाद के जनक हैं वही हमारे अज्ञे हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से कवि हैं, अज्ञे जो हैं वो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। आइए अगला है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है भाई, किसका प्रारंभ, प्रयोगवाद का प्रारंभ किससे माना जाएगा। तो सन 1943 जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो यहाँ पे कहा गया था कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो संवत 1900 से। और जो प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है वो 1943 से। यहाँ पे सन में बात कही गई है, तो 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो हमारी आइए अगला देखते हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। तो इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जो प्रयोगवादी हैं, नहीं सॉरी प्रगतिवादी। यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है, अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो प्रयोगवाद के चल रहे थे, लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है चेंज हो गया है
यहाँ पे प्रगतिवाद की बात हो गई है। तो प्रगतिवादी कवि हमसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे जो प्रगतिवादी कवि होंगे वो अपने होंगे पंत जी। कौन से? सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। तो सुमित्रानंदन जो पंत हैं वो अपने प्रगतिवादी जो कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। आइए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम निकालते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो है नई कविता के कवि हैं। तो इनमें से बताना है कि जो नई कविता के कवि हैं वो कौन से होंगे। तो नई कविता के जो कवि हैं वो हमारे रघुवीर सहाय होंगे भाई। कौन से होंगे? रघुवीर सहाय। अभी हम सुमित्रानंदन को पंत को बता चुके हैं कि जो है प्रगतिवादी के कवि को हैं सुमित्रानंदन पंत हैं, लेकिन नई कविता की यहाँ पे पूछा गया था। तो नई कविता के कवि कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय जो हैं वो नई कविता के कवि माने जाएंगे। आइए इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी के जो पद्य साहित्य का वो दूसरा काल है, पहला जो है हमारा रीति काल, दूसरा क्या है? भक्ति काल में जो पहला है वो, जो रीति काल में पहला है वो क्या है? भक्ति काल जो हमारा है। हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य इतिहास का जो है वो दूसरा काल माना जाता है। तो हिंदी के पद्य साहित्य का जो दूसरा काल है वो क्या है? भक्ति काल। पहला होगा वीरगाथा काल, उसके बाद होगी भक्ति काल। ठीक है, तो जो दूसरा है वो क्या है? भक्ति काल है। काल विभाजन आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगला है विभानुभाव, अभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपको पता ही होगा कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि रसातम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। लेकिन जो है आपसे जो कहा था वो विभानुभाव, अब व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। तो जे जो कहा था वो आपसे कहा था किसने? वो कहा था आपसे भरत मुनि ने। किसने? आचार्य भरत मुनि ने कहा था विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। तो आपको परिभाषा याद कर लेना है जिससे कि आपको परिभाषा भी याद हो जाए और आपको इसका पता भी चल जाए। तो क्या आंसर है? भरत मुनि। आइए आगे देखेंगे हम कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? शोक। करुण का क्या होगा? शोक। श्रृंगार का क्या होता है भाई? रति। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। भय का क्या होता है? भयानक। और श्रृंगार का क्या है? रति। और सुख का क्या है? करुण का क्या है? सुख। ठीक है, तो जी आपके स्थायी भाव हो गए। आइए अगला, रसात्म वाक्यम काव्यम या रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ कौन से हैं? आचार्य विश्वनाथ जो थे उसने उन्होंने क्या कहा था? रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। भरत मुनि की हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं काव्य की परिभाषा। तो लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका आचार्य विश्वनाथ है। आइए अगला है हमारा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है कि किसी काव्य के छंद एक कथा के धागों में माला की तरह गुथे होते हैं। तो किसी काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, यह जो है वो क्या है? तो आपको बताना है कि यह क्या है। तो जो माला के रूप में गुथे होंगे वो भी बोल रहे हैं ना कि किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला के समान गुथे होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा मुक्तक काव्य। क्या होगा? मुक्तक काव्य के जो हैं वो किसके समान गुथे रहते हैं? धागा के समान गुथे रहते हैं। आइए आगे हम देखेंगे कि आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। तो जो आलम्बन होता है और वो उद्दीपन होता है, जो दोनों किसके भेद होते हैं? तो विभाव के जो भेद हैं वो आलम्बन और उद्दीपन है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव कितने हैं? 10 स्थायी भाव हैं।
और आलम्बन और उद्दीपन किसके भाव हैं? आलम्बन और उद्दीपन जो हैं वो विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव दो प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। आइए अगला देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो भैया जो संचारी भावों की संख्या है वो 33 मानी गई है। कितनी? 33 मानी गई है। जो संचारी भाव हैं वे पानी के बुलबुलों के समान भाव हैं, क्योंकि एक बार आपको दिमाग में आएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इनका जो माना जाता है कि पानी का बुलबुला कुछ टाइम के लिए रहता है लेकिन उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसलिए इनको जो कहा गया है वो पानी के बुलबुलों के समान कहा गया है। और संचारी भावों की जो संख्या मानी गई है वो 33 मानी गई है। आइए अगला है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो आपको पता ही होगा कि वीरभस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? जुगुप्सा। तो किसका स्थायी भाव है? जो वीरभस का आपको स्थायी भाव है वो क्या है? जुगुप्सा। तो आइए अगला देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो जानते हैं श्रृंगार का क्या होता है? रति। तो श्रृंगार का रति हो गया, रौद्र का क्रोध, और शांत का निर्वेद, और अद्भुत का विस्मय। ठीक है, तो ये हो गए हैं। भयानक का भय हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, और इसका वीरभस का जुगुप्सा हो जाएगा। इसी प्रकार से रति का श्रृंगार हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, और रौद्र का क्रोध हो जाएगा। तो सभी हमने बता दिए हैं, लेकिन श्रृंगार रस का जो है वो क्या है? आपका रति है। जुगुप्सा किसका है? वीरभस का जो है वो जुगुप्सा है। आइए आगे देखेंगे, रस के अंग या अवयव माने गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि रस के प्रकार कितने हैं और अंग कितने हैं। तो भैया रस कितने अंगों से बना है? रस 4 अंगों से बना है। 2 रसों के हाथ हैं और 2 रसों के पांव हैं। तो कितने हो गए? कुल 4 हो गए। तो आपको याद करने की ट्रिक हमने बता दी है कि रस के हाथ कितने हैं? 2, और पैर कितने हैं? 2। तो रस के कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए हैं भाई। तो रस कितने प्रकार का होता है? तो रस 10 प्रकार का होता है, लेकिन रस के अंगों की बात कही जाए तो रस 4 प्रकार के, 4 अंग रस के माने गए हैं या अवयव। तो रस के 4 प्रकार या अवयव माने गए हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा जो है वो है अगला है 10वें रस का नाम बताइए। तो आपको पता है जो 10वां रस है वो क्या होगा? जो वात्सल रस है। जी सूरदास ने वात्सल रस को 10वां रस माना है। तो सूरदास जी ने वात्सल रस को 10वें रस के रूप में रखा है। तो कहा जाए कि वात्सल रस के प्रवर्तक कौन हैं? तो सूरदास जी हैं। और वात्सल रस का मतलब क्या होता है? तो वात्सल का जो स्थायी भाव है वो वत्सल है, और इसमें माता पिता के जो प्रेम की बात है, सॉरी, जो माता और बच्चे के प्रेम की बात है वो कही गई है, या पिता और बच्चे की बात, जो प्रेम की बात है वो कही गई है। तो माता के और बच्चे के जो प्रेम की बात है वो यहाँ पे कही गई है। जैसे यशोमती हरि पाली न झुलावे, मतलब यशोमती माता श्री कृष्ण को झुला रही हैं। तो जो प्रेम है वो किस में आएगा? जो प्रेम है वो वात्सल रस में आएगा, और इसके स्थायी भाव वत्सल होता है। आइए अगला है लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो यति, गति, लय, तुक। तो लय जानते हैं, लय बनाना, तुक बनाना, यति मतलब रुकना, और गति माने चलना, मात्रा माने मात्रा, चरण माने कितने हैं। तो इनसे जो मिली रचना है उसको हम छंद कहते हैं। तो छंद किसे कहते हैं? जहाँ पे लय, तुक, यति, गति, मात्रा, चरण हो वहां पे छंद होता है। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो है वो अपना छंद होगा। याद रख लेना है कि छंद किसे कहते हैं और रस किसे कहते हैं। तो रस कहेंगे आप किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। अब है अलंकार। तो अलंकार की आपको बताना है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहेंगे। अलंकार किसको कहेंगे?
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहेंगे। और छंद किसे कहेंगे आपको याद ही होगा कि लय, तुक, यति, गति, मात्रा, चयन आदि से जो युक्त रचनाएं होती हैं उसको हम छंद कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम कि किसी वर्णक छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं हैं। तो पहले तो इनमें से बताना है कि वर्णिक छंद कौन सा है। तो जो छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रिक, कैसा, एक तो मात्रिक जहां पे मात्राओं की गणना हो वो मात्रिक, वो एक है वर्णिक जहां वर्णों मतलब अक्षरों की गणना है वो वर्णिक है। क्या है वो, वर्णिक। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। हमसे पूछा गया है कि वर्णिक छंदों के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, वो कौन है। तो भैया वो है आपका कौन सा, कवित्त। तो कवित्त जो है वो वर्णिक छंद है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें जो है सॉरी वर्ण कितने होते हैं, तो इसमें 31 वर्ण होते हैं। दोहा क्या है, दोहा तो भैया एक मात्रिक छंद है। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं। अभी हम देख चुके हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे वो कौन कहलाएंगे, तो भैया वो अलंकार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। आइए अगला है, दोहा छंद की प्रथम और तीसरी पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो भैया प्रथम और तीसरी में 13 मात्राएं होंगी और कहा जाए दूसरी और चौथी में कितनी होंगी, तो दूसरी और चौथी में 11 मात्राएं होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दोहा कहते हैं। तो कहा जाए कि दोहा की प्रथम और तृतीय पंक्ति में पहली और तीसरी मतलब 13, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब दोहा में अगर वन क्या पूछा गया है आपसे, वन मतलब प्रथम, वन मतलब प्रथम, तृतीय मतलब तृतीय, कुल मिला के देखें कितना लिखा है भैया 13। तो पहली और तीसरी कक्षा में मतलब पंक्ति में 13 मात्राएं होंगी। और अगर कहा जाए दूसरी और चौथी कौन सी, दूसरी और चौथी पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी, तो दूसरी और चौथी पंक्ति में जो है वो 11 मात्राएं होती हैं। उसको हम दोहा छंद कहते हैं। आइए अगला है, दोहा छंद के दूसरी और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। तो दूसरी और चतुर्थ में होगी भैया 11 और पहली और तीसरी में होगी 13 मात्राएं। उसको हम दोहा कहते हैं। आइए अगला है हमारा, अगला है कि खेती कहने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। तो खेती कहने वाला भैया क्या कहलाएगा, कुम्हार कहलाएगा क्या, लोहार कहलाएगा क्या, ठेकेदार कहलाएगा क्या, या कृषक कहलाएगा। तो भैया इसका आंसर तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसका आंसर तो आपको स्वयं बताना है कि जो खेती करते हैं वो क्या कहलाते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि खेती करने वाले क्या कहलाएंगे। तो आप जानते हैं जो खेती करते हैं वो कौन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, वह धीरे धीरे चलने वाला इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो भैया इसमें कौन सी क्रिया है, तो आपको ऑप्शन हम दिखाएं क्या है। पहली परिमाणवाचक, दूसरी रीतिवाचक, तीसरी स्थानवाचक, चौथी कालवाचक। तो यहाँ पे कहा गया है वह धीरे धीरे चलने लगा। तो इसमें कौन सी क्रिया है, कैसी चलने लगा, धीरे धीरे मतलब रीतिवाचक की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद इसमें है। तो इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपकी पहली वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो दूसरी वीडियो इसी का दूसरा पार्ट जो लेके आएंगे उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें हमने आपसे क्या, उसमें हम रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे और फिर अगली वीडियो में हम सही जोड़ी, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर पूरे करेंगे। यदि आपने ये सब देख लिए तो आपके जो सॉरी हिंदी है इसमें जो वस्तुनिष्ठों की, जो व्याकरण के वस्तुनिष्ठों की टेंशन है बिल्कुल भूल जाइए। तो आप हमसे जुड़े रहें
और अपने वस्तुनिष्ठों की टेंशन बिल्कुल भूलते हुए आप लोग वीडियो को लाइक करें एक बार। और आइए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो इसी जोश के साथ मिलेंगे जिससे कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हों। लेकिन एक बार आप लोग इन टॉपिकों को पढ़ के आए, क्योंकि जब आप पढ़ के आएंगे तो आपको इनमें जो प्रैक्टिस करने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अगले जो वीडियो है तब तक आप जो ऑब्जेक्ट जो मतलब जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लें। और हमारे वार्षिक परीक्षा की जो तारीख है वो पास में आ गई है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते और अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।